पालमपुर पर छाए सकूत को रूसी मी की आवाज ने ही तोड़ा था। जैसे ही वो रेडार की रेंज में आया, पालमपुर का एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेदार हो गया। कर्नल सारंग खुद कंट्रोल रूम में बैठा तमाम उमूर की निगरानी कर रहा था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और हवाई अड्डे की इमारतों में सिवाय पहरे वालों के गश्त करने के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कर्नल सारंग के सामने रखे हुए ट्रांसमीटर में जैसे ही जिंदगी की लहर दौड़ी, उसने अपने हाथ में पकड़े काफ़ी के मग को एक तरफ रख दिया। अब वो पूरी तरह मुतवज्जे था। कमांड अटेंडिंग और रेड स्क्वायर दाखिल हो गया है सर, और आज राइट नो कनेक्ट डेड आउट। उसके साथ बैठे दोनों आर्मी इंटेलिजेंस के ऑफिसर भी उसके साथ ही उठकर खड़े हो गए थे। अब वो तीनों कंट्रोल रूम में मौजूद थे। रेड स्क्वायर पालमपुर होशियार रहे और जेट से पैगाम आ रहा था। रेड स्क्वायर पालमपुर में मौजूद है और कर्नल सारंग ने माइक अपने मुंह के करीब कर लिया था। इस इस्ना में उसके दोनों साथियों में से एक, जिसने ग्रुप कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी, उस बड़ी सी स्क्रीन के सामने माइक थाम कर खड़ा हो चुका था, जिसमें मुख्तलिफ लहरें उबर कर गायब हो रही थीं। रहनुमाई पालमपुर और जेट से पैगाम आया। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन ने कंट्रोल संभाल लिया। रेड स्क्वायर नॉर्थ 45 डिग्री और यस पालमपुर। और अब स्क्रीन पर लहरें काफ़ी वाज़ेह हो रही थीं। 70 डिग्री ईस्ट रेड स्क्वायर और मुझे हवाई अड्डे की इमारत नज़र आ रही है। और जवाब मिला रेड स्क्वायर 50 डिग्री शुमाल की तरफ आओ और रीडिंग करो। और ओके पालमपुर। और अब सिर्फ एक ही लहर बाकी रह गई थी जो तेजी से हरकत कर रही थी और साथ ही एक तेज आवाज उभरने लगी। पालमपुर अटेंशन प्लीज, 50, 40, 30, 20, 10, 0 डाउन। ग्रुप कैप्टन ने तेजी के साथ हरकत करती हुई लहर पर नजरें जमा रखी थीं। दूसरी तरफ कर्नल सारंग और उसका दूसरा साथी, जिसने आर्मी मेजर की वर्दी पहन रखी थी, आंखों से दूरबीन लगाए रनवे पर जलती बुझती बत्तियों को देख रहे थे। देव हेकल जेट की गड़गड़ाहट उनको साफ सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद ही जहाज नजर आ गया। रेड स्क्वायर, तुम ठीक आ रहे हो। टैक्सी ट्रैक नंबर 5 तुम्हारे सामने है। और ग्रुप कैप्टन ने कहा लैंडिंग पालमपुर। और जवाब आया गुड लक आउट। ग्रुप कैप्टन ने अपने सर के गिर्दा गिर्द लपेटा हुआ माइक उतारकर सामने मेज पर रख दिया। कैप्टन, ताउन का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है हाई कमान के अहकामात तुमने समझ लिए होंगे। कर्नल सारंग और उसका साथी ग्रुप कैप्टन हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। वो दोनों बाहर पहले से मौजूद एक कार में तेज रफ्तारी से जेट का ताक़ुब कर रहे थे, जो अब रनवे के एक साइड में खड़ा था। इंजन अभी तक स्टार्ट थे, फिर यकलख्त इंजन बंद हो गए। KGB की खास हिदायत थी कि तैयारे के नज़दीक कोई गाड़ी या हवाई अड्डे का कोई रुकन नहीं आएगा। इसलिए कर्नल सारंग और उसका साथी ही तैयारे के करीब पहुंचे। जैसे ही तैयारे के नज़दीक पहुंचे, खाकी कपड़ों में मलबूस एक रूसी उनकी तरफ बढ़ा। वो चंद लम्हे पहले ही कॉकपिट से बरामद हुआ था और अब हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े उनकी तरफ आ रहा था। न जाने उसके चेहरे पर क्या लिखा था कि जैसे ही वो उन दोनों के नज़दीक आया, कर्नल सारंग और उसके साथी के हाथ खुद बहुत सैल्यूट के लिए उठ गए। कर्नल, जहाज को फौरन पिन ड्रॉप एरिया, जहाज के छुपने की जगह बताओ, उसने छटती ही कहा। ओके सर। कर्नल ने कार का दरवाज़ा दोबारा खोलकर उसमें लगे ट्रांसमीटर के जरिए किसी को हुक्म दिया और उनके देखते ही देखते जहाज के इंजन दोबारा जाग पड़े। जब तक जहाज खुफिया मकाम पर कैमोफ्लेज नहीं हुआ, रूसी वहीं मौजूद रहा। हवाई अड्डे पर मौजूद एयरफोर्स प्रोवोस्ट गार्ड ने उस इलाके को घेरे में ले लिया था। जहाज का पायलट जहाज ही में रह गया था। इस खदशे के पेश नज़र के इंडियन एयरफोर्स के अफसरान में से कोई भी उस जहाज को चेक न कर सके। थोड़ी देर बाद ही वो तीनों कर्नल सारंग की कार में तेज रफ्तारी से हवाई अड्डे से बाहर जा रहे थे। KGB के अफसर ने ब्रीफ केस को अपनी कलाई में एक जंजीर से लॉक किया हुआ था। इंडिया के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जनरल मेहता बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। आज वो सुबह से ही दफ्तर में मौजूद था। फॉरेन मिनिस्ट्री के एक खास हुक्म के तहत उससे कहा गया था कि मेहमान के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए, लेकिन किस सिलसिले में
اس کی نشاندہی فارن آفس بھی نہیں کر سکا تھا۔ وزیر خارجہ نے اسے اتنا ہی کہا تھا کہ معاملہ اہم اور انتہائی خفیہ نوعیت کا ہے، خود اس کو بھی علم نہیں۔ وزیر اعظم نے براہ راست اس کو حکم دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک سرخ و سفید لمبے تڑنگے روسی جرنیل کا استقبال کر رہا تھا، جو جیٹ سے نکلنے کے بعد ایک دوسری گاڑی سے ان کے تعاقب میں آ رہا تھا، جنرل ایوانوچ ترگنیف۔ اس نے جنرل مہتا کو سرد آنکھوں سے گورتے ہوئے مصافحہ کیا اور جنرل مہتا فوراً سمجھ گیا کہ اس کے سامنے KGB کا ڈپٹی ڈائریکٹر کھڑا ہے۔ وہ اسے اپنے خصوصی کمرے میں لے گیا۔ جنرل مہتا نے صبح سے اب تک جو اعصابی جنگ اپنے آپ سے لڑی تھی، اس کے بعد وہ خود کو خاصا تکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ روسی جرنیل سے صبح ہی مذاکرات کیے جائیں۔ یہی سوچ کر جب ایک موقع پر روسی جرنیل نے اصل معاملے کی طرف آنا چاہا تو اس نے کہا، جنرل، میرے خیال سے آپ اب آرام کیجئے، ہم صبح بات کریں گے۔ ابھی تک روسی جنرل نے بیٹھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب مہتا کے لیے خاصا خلاف توقع تھا۔ جنرل، اپنے بزنس میں دن رات کوئی معنی نہیں رکھتے، آؤ پہلے مطلب کی بات کریں۔ اس نے ایک آرام دہ کرسی پر جو جنرل مہتا کی میز کے سامنے رکھی تھی بیٹھتے ہوئے کہا، کمان جنرل۔ مہتا نے تھکے تھکے لہجے میں اسے جواب دیا۔ پھر اس نے فون پر سیکرٹری کو کافی لانے کی ہدایت کی۔ اسے بادل ناخواستہ جنرل ترگنیف کی بات ماننا پڑی، کیونکہ ہدایات جو اسے فارن آفس سے ملی تھیں گو کہ غیر مبہم تھی لیکن خاصی سخت۔ جنرل ترگنیف نے اپنی کلائی کے گرد سختی سے بندھا ہوا بریف کیس اب کھول کر سامنے میز پر رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی کافی کی تیاری کی اطلاع ملی، جنرل مہتا خود اٹھ کر باہر گیا۔ پھر وہ ایک ٹرے میں کافی کے 2 مگ رکھے اندر آ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ دونوں ایک فائل پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ شخص اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ اس وقت اسی علاقے میں موجود ہے، گنزا کے نزدیک خلد آباد یا چالت، دونوں میں سے کسی ایک جگہ موجود ہے۔ عموماً یہ جلال آباد میں ملتا ہے اور باغیوں کے طاقتور گروپ کی عملاً کمان اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے خاتمے میں افغان باغیوں کا ایک مضبوط گروپ اپنی موت آپ مر جائے گا اور یہ کام تمہارے آدمیوں نے کرنا ہے۔ جنرل ترگنیف نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر جنرل مہتا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اس کے خد و خال میں کھویا ہوا تھا۔ ایک 25 سالہ بھرپور اور نوجوان پٹھان جس کے گلے میں دوربین لٹکی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں کلاشنکوف رائفل تھامے ہوئے تھا، اس کے سر پر پٹھانوں والی ٹوپی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ جنرل مہتا نے پوچھا۔ فیضان اوغلو، لیکن یہ بھی یقینی نہیں، زیادہ تر وہ یہ نام استعمال کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے مہتا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس سلسلے میں تمہیں ہر قسم کی مدد مل جائے گی۔ ہماری تحقیقات کے مطابق جلال آباد اور کابل میں مقیم انڈین ہندو جو وہاں خاصی تعداد میں آباد ہیں، اس کام کے لیے مناسب ہیں۔ میں تمہیں یہ بات بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم نے 10 کمانڈوز کا ایک گروپ جس کی قیادت ایک افغانی میجر کر رہا تھا اس کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ باقی افراد تمام کے تمام KGB کے تربیت یافتہ تھے، لیکن حیرت ہے کہ ہمیں آج تک ان میں سے نہ تو کسی کی لاش دستیاب ہو سکی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پیغام مل سکا، حالانکہ وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ GRU کے تربیت یافتہ اور اپنے متعلق کسی بھی قسم کی اطلاع دینے پر اچھی طرح قادر، نہ جانے ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ روسی جنرل نے سگار کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں اب تمہارے ذہن میں کون سا منصوبہ ہے؟ جنرل مہتا نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جاڑتے ہوئے پوچھا۔ دھوکے سے حملہ، ہمارے آدمی اس کے مسلسل تعاقب میں ہیں، لیکن ابھی تک سوائے اس کی ایک کمزوری کے اور کوئی اہم بات ہمارے علم میں نہیں آ سکی۔ وہ مہتا نے خاصی بے چینی دکھائی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ملنے ضرور جلال آباد، کابل وغیرہ جاتا ہے۔ شہروں میں اکثر آپریشن وہی ترتیب دیتا ہے۔ یہ شخص ماسکو کا تعلیم یافتہ ہے، لیکن جدید تہذیب سے بالکل کھورا۔ میں اسے دیکھوں گا جنرل، مہتا نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس مشن کی اہمیت سے تم بخوبی آگاہ ہوگے۔ سوائے تمہارے پرائم منسٹر کے اور کسی کے علم میں کچھ نہیں آنا چاہیے۔ جنرل ترگنیف کا لہجہ کچھ اس قسم کا تھا جیسے وہ کسی محکوم سے گفتگو کر رہا ہو۔ مجھے اپنے فرائض کا بخوبی علم ہے جنرل، اور ہمارے اپنے بھی کچھ اصول ہیں جن کے لیے ہم مشوروں کے محتاج نہیں۔
जनरल मेहता ने बज़ाहिर ये बात मुस्कुराती हुई कही थी, लेकिन उसके लहजे की तलखी KGB के नुमाइंदे ने भी महसूस कर ली थी। ओके जनरल, गुड लक। अब हम कामयाबी का जश्न इकट्ठे ही मनाएंगे। मुझे इसी वक्त वापस जाना है। जनरल तरगनीफ के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट बखूबी देखी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने जेट की तरफ वापस जा रहा था, जिसे बज़ाहिर तो मिग की शक्ल दी गई थी, लेकिन वो रूसी फिजाया का खतरनाक जेट तैयारा था, जिसके मुतलिक अभी तक बैरूनी दुनिया को कोई इत्तला नहीं थी। उस अहम तैयारे के मुतलिक तमाम मालूमात खुफिया रखी गई थी और उसको सिर्फ KGB ही इस्तेमाल में लाती थी। अभी तक रेड आर्मी को भी ये तैयारे नहीं दिए गए थे। कर्नल सारंग एक मरतबा फिर उसको हवाई अड्डे पर छोड़ने आया था। उस वक़्त सुबह के 3 बज रहे थे और वो सारी रात दूसरे कमरे में बैठा ऊँघता रहा था। उन लोगों ने खसूसी हिदायत पर बड़े ज़बरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा किया था। कर्नल सारंग की ड्यूटी ही यही लगाई गई थी कि वो इंडियन एयर फोर्स के किसी भी कारकुन को उस तैयारे के नज़दीक न पटकने दे। उसे इस बेहुदा ड्यूटी पर गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि ये काम तो मामूली सिपाही भी कर सकते थे, जो काम उसे भारतीय इंटेलिजेंस ने ले लिया था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि मामला वाकई खासा अहम और हसास है। चंदू मल का शुमार काबुल के मुतमविल लोगों में होता था। तकसीम से पहले उसका कारोबार पेशावर से काबुल तक फैला हुआ था, लेकिन तकसीम के बाद वो सिमटकर जलालाबाद तक महदूद होकर रह गया था। उसे इंडिया में भी खसूसी अहमियत हासिल थी, क्योंकि तकसीम के फ़ौरन बाद ही उसको इंडियन इंटेलिजेंस ने अपना आला-ए-कार बना लिया था। चंदू मल को हकीकत में भारतीय इंटेलिजेंस की बुनियाद काबुल में रखने का एजाज़ हासिल था। उसकी जहांदीदा आंखें देख रही थी कि सरहदी गांधी के नापाक अज़ाइम का मुँह काला होने के बावजूद अभी तक सरहद के दोनों अतराफ वरगलाए गए पठानों के कुछ ऐसे गिरोह मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो अपनी कौम के उन मज़मूम मकासद को बरूकार ला सकता था, जिसकी हसरत ही दिल में लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अकाल चलना कर गए थे। एक हिंदू होने के नाते उसकी रग रग में मुस्लिम दुश्मनी समाई थी। खसूसन हिंदुस्तान की तकसीम ने उसे नजरियाती दस्का ही नहीं, खासा माली दस्का भी लगाया था। अब कम से कम वो पाकिस्तानी इलाके में लूट मार का बाजार गर्म नहीं कर सकता था। उसने पाकिस्तान के क़याम को दूसरे बहुत से हिंदुओं की तरह अपनी अना का मसला बना लिया था और भारतीय इंटेलिजेंस के ताउन से अब अपने इंतकाम की आग ठंडी कर रहा था। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसमें बूढ़ों वाली कोई बात नज़र नहीं आती थी। काबुल में आने वाला कोई भी इंडियन सफ़ीर सबसे पहले उससे मुलाकात किया करता था। उसकी दहली में बेशुमार जायदाद थी और अपने 2 लड़कों और 1 लड़की को उसने वहीं रखा हुआ था। काबुल में उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां और मौजूद थे। खुद लाला चंदुमल कभी अफगानिस्तान रहता और कभी दिल्ली में। उसकी काबुल और जलालाबाद के अलावा अफगानिस्तान के तकरीबन सारे ही बड़े बड़े शहरों में आड़त की दुकानें थीं, जबकि उसके लड़कों ने यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम संभाल रखा था और उनके ट्रक काबुल से इंडिया तक आते जाते थे। आजकल वो दिल्ली आया हुआ था। उस रोज़ जैसे ही सुबह सुबह लाला जी मंदिर से फारिग होकर घर पहुँचे, एक अहम इत्तला उनकी मुंतज़र थी। अपने दोस्त का पैगाम मौसूल होने पर फ़ौरन सफदरजंग रोड की तरफ रवाना हो गया, जहां उसका दोस्त कर्नल सारंग उसका मुंतज़र था। सफदरजंग रोड नई दिल्ली के उन इलाकों में शामिल है जहां ज़्यादातर सरकारी दफातर वाक़या हैं या हुकूमत के आला ओहदेदारों के शानदार बंगले हैं। उन दफातर में से एक दफ्तर, जिस पर बज़ाहिर सोशल वेलफेयर का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें रॉ का दफ्तर कायम था। इंडियन इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ यूनिट ऐसी ही एक मुतहदा कमान के तहत काम कर रहे थे। यहाँ ज़्यादातर वही लोग आते थे जो रॉ के ज़राए होते थे। उन्हें मेहमान कहा जाता था, जिनके ज़रिए वो गैर ममालिक में काम करते थे। लेकिन क्या मजाल के एक मेहमान दूसरे मेहमान की शक्ल भी देख पाए। आज जैसे ही लाला चंदुमल अपने उसी मखसूस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो पिछले 20 साल से आ जा रहा था, उसने अपने पिछले 3 साला दोस्त कर्नल सारंग को बड़ी बेचैनी से अपना मुंतज़र पाया। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने दोस्त को पहले ही से मुंतज़र पाया हो। उसकी जहांदीदा और मक्कार आंखों ने कर्नल सारंग का चेहरा देखते ही मामले की संगीनी का एहसास कर लिया था। मामूल के मुताबिक कर्नल सारंग ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया, उसके लिए चाय मंगवाई और इधर उधर की हंकने के बाद जल्द ही मतलब की तरफ आ गया।
उसने पहले तो लाला चंदू मल को कुरेद कर जलाल आबाद, काबुल और गिरद नवाह के ताज़ा हालात पूछे। फिर वो लाला को असल मौजू की तरफ ले आया। थोड़ी देर के बाद जब कर्नल सारंग ने उसके सामने वो तस्वीर रखी तो लाला अंदर ही अंदर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी किसी हरकत से बेचैनी या घबराहट का इजहार नहीं किया। वो बहरहाल एक गाग एजेंट था। इसे जानते हो लाला? लाला उसे बखूबी जानता था। फैजान को कौन नहीं जानता था, लेकिन वो अनजान बना रहा। नहीं महाराज, लेकिन सूरत कुछ जानी पहचानी लगती है। उसने अपनी रिवायती मकारी से काम लेते हुए कहा। बहरहाल इसे जानने की कोशिश करो लाला। इस शख्स को जितनी जल्दी मुमकिन हो कत्ल कर डालो, ये बहुत ज़रूरी है और मास्टर ने इसका खसूसी हुक्म दिया है। कर्नल सारंग ने अपनी सर्द आंखें लाला चंदू मल के चेहरे पर मरकूज कर रखी थी। वो उसके चेहरे पर अपनी बात का रद्द अमल तलाश कर रहा था, लेकिन लाला जूं का त्यों ही था। उसने अपने चेहरे से घबराहट बिल्कुल नहीं जाहिर होने दी थी, क्योंकि वो अपने खेल के तमाम उसूल अच्छी तरह जानता था। ठीक है महाराज, पहले तो ये पता लगाना है ये है कौन। उसने सारंग की तसल्ली करवा दी। तुम्हें काबुल में हमारे सुर्ख दोस्त मिलेंगे, उनसे मुकम्मल ताउन करो। फिलहाल तुम्हें उन्हीं के लिए काम करना है। कर्नल सारंग ने उसको मजीद हिदायत देते हुए कहा।